हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी कॉमर्स की क्लास, यानी क्लास 10th कॉमर्स। कॉमर्स दोस्तों वाणिज्य की क्लास होगी और दोस्तों चैप्टर नंबर 7 होगा देसी व्यापार। कौन सा? देसी व्यापार। दोस्तों इससे देसी व्यापार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं दोस्तों आज मैं सभी को इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो यानी इससे चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं करूँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 है। क्लास 10th होगी कॉमर्स यानी वाणिज्य की क्लास होगी, यानी क्लास 10th है कॉमर्स वाणिज्य की क्लास है। चैप्टर नंबर 7 होगा देसी व्यापार। देसी व्यापार की दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं उससे रिलेटेड देसी व्यापार से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में यानी पहले पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों वे सभी क्वेश्चन हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों ये लगभग 2012 से 2022 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी लगभग 10 साल के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। यानी कद के दोस्तों लगभग 10 साल के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। सभी 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है उनकी परीक्षा के लिए। टॉपर बनना है तो वीडियो जरूर देखें 95% प्लस। दोस्तों टॉपरों का यही तरीका होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों वो सभी ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टॉपर बनना है तो वीडियो जरूर देखें 95% प्लस नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, देसी व्यापार किसे कहते हैं? क्या देसी व्यापार किसे कहते हैं? इसके दो प्रकारों का उल्लेख करें। दोस्तों देसी व्यापार किसे कहते हैं, इसके दो प्रकारों का उल्लेख करो। तो जब माल का क्रेता व विक्रेता एक ही देश में रहते हो तो ऐसा व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। ऐसा व्यापार कौन सा? देसी व्यापार कहलाता है। अब दोस्तों माल का क्रेता तथा एवं विक्रेता, माल का क्रेता और विक्रेता से क्या संबंध है? दोस्तों क्रेता वह होता है जो माल को खरीदता है। क्रेता का मतलब माल को खरीदने वाला, और विक्रेता का मतलब है दोस्तों माल को बेचने वाला। क्रेता का मतलब माल को खरीदने वाला है और विक्रेता का मतलब है दोस्तों जब माल का क्रेता और विक्रेता एक ही देश में रहते हैं। यानी दोस्तों मान लीजिए कि दोस्तों आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं और दोस्तों आप कपड़ा कहाँ से ला रहे हैं? आप कपड़ा विदेश से तो लाने के नहीं, लेकिन दोस्तों आप कपड़ा कहाँ से लेकर आएंगे? आप कपड़ा लेकर आएंगे क्या तो अगर साड़ी का व्यापार करें तो बनारस से लेकर आएंगे साड़ी, या किसी और जगह से लेकर आएंगे। तो दोस्तों जब एक ही देश के हों तो उन्हें देसी व्यापार कहते हैं। देसी व्यापार के दो प्रकार होते हैं, प्रांतीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। दोस्तों प्रांतीय व्यापार कौन सा होता है? प्रांतीय व्यापार समझिए, यानी दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप मेरठ से हैं और दोस्तों आप मेरठ से हैं और दोस्तों आप क्या नाम लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के किसी अन्य राज्य से, जैसे उत्तर प्रदेश के किसी अन्य राज्य से आप साड़ी लेकर आ रहे हैं। जैसे कोई सा भी मान लीजिए, जैसे सहारनपुर हो गया या सहारनपुर है दोस्तों। सहारनपुर के बाद में आप सहारनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। दोस्तों आप इस जगह से साड़ी लेकर आएंगे तो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के, यानी आप उत्तर प्रदेश से ही माल उठा रहे हैं, तो कौन सा? प्रांतीय व्यापार हो गया। अब अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब यानी एक राज्य से दूसरे व्यापार। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप मध्य प्रदेश से माल उठा रहे हैं, राजस्थान से माल उठा रहे हैं, उत्तराखंड से माल उठा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से माल लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कौन से हो गए? अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्य का मतलब जो राज्य में अंतर हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो ध्यान रखना, अगर प्रांतीय व्यापार आप यूपी में है, यूपी के आप मेरठ से हैं, तो दोस्तों आप कहाँ से हैं? आप मेरठ से हैं तो दोस्तों आप लखनऊ से माल लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक राज्य के अंदर ही होगा, चाहे लखनऊ से लेकर आ रहे हैं, चाहे आप मुरादाबाद से लेकर आ रहे हैं दोस्तों, दोस्तों चाहे आगरा से लेकर आ रहे हैं। यानी प्रांतीय व्यापार यानी एक प्रांत के अंदर जो व्यापार होगा प्रांतीय व्यापार कहलाएगा। और जो अंतर राज्य व्यापार, अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश में है आप मध्य प्रदेश से माल ले, मध्य प्रदेश से ना राजस्थान से ले, राजस्थान से ना उत्तराखंड से ले, उत्तराखंड से ना जम्मू कश्मीर से ले। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाएंगे तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है कि
भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार का नाम लिखो। यानी दोस्तों अगर भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार का नाम लिखो। 2015, 16, 18 और 20 में पूछा गया। 2015, 16 और 18 और 20 में पूछा गया। तो दोस्तों भारत अलग देश है और क्या नाम लगा है, संयुक्त राज्य अमेरिका अलग देश है। तो दोस्तों अगर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग देश हैं तो दोस्तों इनके मध्य कौन सा व्यापार होगा, अभी बताया था मैंने। अब देखो पिछली वीडियो में हेडिंग, जब माल का क्रेता विक्रेता एक ही देश में रहता हो तो उसे देशी व्यापार कहते हैं, और जब वे दोनों अलग अलग देश के हो तो उसे कैसे कहेंगे, उसे दोस्तों विदेशी व्यापार कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाला व्यापार देशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। कौन से देशी व्यापार के नाम से जाना जाता है, किसके देशी व्यापार के नाम से जाना जाता है? ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता हो, ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता हो विदेशी व्यापार कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार कहलाता है, और जो दोस्तों एक ही देश के अंदर होगा तो देशी व्यापार कहलाएगा। और दोस्तों अगर देश के एक ही राज्य के अंदर हो रहा है तो प्रांतीय व्यापार होगा। और दोस्तों अगर अंतर राज्य व्यापार, अंतर राज्य का मतलब दोस्तों अगर राज्यों में अंतर हो तो उसे अंतर राज्य व्यापार कहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश से खरीद लिया, राजस्थान से खरीद लिया, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर यानी भारत के किसी भी राज्य से सामान खरीद लिया तो दोस्तों उसे अंतर राज्य व्यापार कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर एक ही देश के बीच हो रहा है व्यापार, यानी एक ही देश के अंदर हो रहा है तो देशी व्यापार, और दोस्तों दो अलग अलग देशों के बीच, जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार का नाम लिखो। तो भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार कहलाता है। दोस्तों जो अलग अलग देशों के मध्य होगा कौन सा विदेशी व्यापार कहलाएगा? प्रश्न नंबर 3, बिक्री बढ़ाने के लिए कोई 4 साधन लिखो। यानी बिक्री बढ़ाने के लिए कोई 4 साधन लिखो। 2020, 21, 22 में पूछा गया। 2020, 21, 22 में पूछा गया कि बिक्री बढ़ाने के लिए कोई 4 साधन लिखो। विज्ञापन के माध्यम से, यानी दोस्तों आप अगर अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हो, आप कोई आपने किसी चीज़ का बिजनेस कर रखा है तो कह रहा है बिक्री बढ़ाने के कोई 4 साधन लिखो। तो दोस्तों आप पहला साधन है कि विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन के माध्यम से कैसे? दोस्तों आप कोई सामान बेचते हो तो दोस्तों आप उसका विज्ञापन करा सकते हो, क्योंकि दोस्तों विज्ञापन देखने के बाद में लोगों की यानी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी की होगी। फिर बेचे हुए वस्तु का प्रदर्शन के माध्यम से, यानी दोस्तों जो भी वस्तु आप बेचते हो उनका जो वे होते हैं आप अपना ठिया मेले के अंदर लगा सकते हो। मेले के अंदर लगाने से ये होगा दोस्तों, क्योंकि जब भी किसी जगह मेला लगता है तो दोस्तों वहाँ लाखों की संख्या में आदमी आते हैं। तो दोस्तों लाखों में से कम 1000 तो 1500 तो ऐसे होंगे जो आपका सामान जरूर खरीद लेंगे। तो आप विज्ञापन करा सकते हो मेले में वस्तु के माध्यम से, यानी मेले में वस्तु के प्रदर्शन के माध्यम से लगा सकते हो। उपहार कूपन के माध्यम से कैसे दोस्तों? आप ऐसा करना, आपने जो वो दे रखा जो आपका माल है दोस्तों उस पर आप कुछ कर दीजिए, यानी कुछ उपहार दीजिए। उपहार कैसे दोस्तों? यानी जैसे 5 पीस खरीदने पर 1 पीस फ्री होगा क्या, तो इस तरह से कुछ कर लीजिए। या अगर 5 डिब्बे खरीदोगे तो उसमें यानी कोई से भी डिब्बे में एक टोकन निकल सकता है जिसमें आप 1000 रुपये जीत सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मेले में वस्तु के प्रदर्शन के माध्यम से, उपहार कूपन के माध्यम से, व्यापारिक प्रतिनिधि के माध्यम से कैसे दोस्तों? जो आपका व्यापारिक प्रतिनिधि यानी जो आपसे दूसरा हो उसके माध्यम से भी आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के कोई 4 साधन लिख सकते हैं बिक्री बढ़ाने के। तो ध्यान रखना, विज्ञापन के माध्यम से आप बड़े बड़े पोस्टर या बैनर लगाकर अपना विज्ञापन करा सकते हैं। मेले में वस्तु के प्रदर्शन के माध्यम से जो आपका सामान है उसको आप मेले में उसका प्रदर्शन करा सकते हैं। उपहार कूपन के माध्यम से, यानी जो आपके पास उपहार जो वो होगा जो आपका सामान है आप उस पर कुछ उपहार दीजिए लोगों को। और व्यापारिक प्रतिनिधि के माध्यम से। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाक द्वारा व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसकी 2 विशेषताएं लिखो। दोस्तों कह रहा है डाक द्वारा व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसकी 2 विशेषताएं लिखो। 2017, 19 और 21 में पूछा गया, लगभग दोस्तों 3 बार पूछा गया कि 2017, 19 और 21 में। तो कह रहा है डाक द्वारा व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसकी 2 विशेषताएं लिखो। डाक द्वारा व्यापार से आज से उस व्यापार से है जिसमें समस्त प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं भुगतान आदि समस्त कार्य डाकघर के माध्यम से ही होता है। अर्थात इस प्रकार का विक्रय पद्धति में विक्रय का माध्यम क्रेता व्यापारी ना होकर डाकघर होता है। तो दोस्तों
आप सभी जानते हैं कि हम जैसे बहुत सी चीज़ों का टीवी पर ऐड देखते हैं, यानी जोड़ों के दर्दों की दवाई। आपका दोस्तों आपने कभी सोचा कि आप उन दवाइयों को वहाँ लेने गए? दोस्तों आप उन दवाइयों को वहाँ लेने नहीं जा सकते, क्योंकि कोई दवाई जो टीवी पर ऐड दिखाया जाता है, कोई राजस्थान से होगा, कोई झारखंड से होगा, कोई छत्तीसगढ़ से होगा, तो दोस्तों उससे ज़्यादा तो आपका किराया लग जाएगा। लेकिन दोस्तों वे दवाई आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब कैसे मिलेगी दोस्तों? आप उसका ऑर्डर कर देंगे और दोस्तों वो डाक द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। ऑर्डर कर देंगे, डाक द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे और दोस्तों आप उसका पेमेंट भी डाक द्वारा ही कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, डाक द्वारा व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसमें समस्त प्रकार की वस्तु का क्रय, यानी आप जो खरीदोगे और विक्रय एवं भुगतान आदि समस्त कार्य डाकघर के माध्यम से ही होता है। आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई वस्तु बेच रहे हैं या उसका पैसे का भुगतान कर रहे हैं, सब कहाँ से होगा? डाकघर के माध्यम से होगा। अर्थात इस प्रकार के विक्रय पद्धति में विक्रय का माध्यम केवल व्यापारी न होकर केवल डाकघर होता है। दोस्तों जब इस प्रकार की विक्रय पद्धति में विक्रय का मतलब नहीं दोस्तों, जो बिकेगा का माध्यम विक्रेता ना होकर विक्रेता व्यापारी ना होकर डाकघर होता है। क्योंकि दोस्तों जब क्रय भी ऑनलाइन हो रहा, विक्रय भी यानी डाक से हो रहा और दोस्तों भुगतान भी डाक से हो रहा, तो इस पर ना तो का माध्यम केवल व्यापारी ना होकर डाकघर होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई भी सामान डाकघर से मंगाते हैं, दोस्तों आप किसी भी चीज़ का ऐड देखते हैं, तो दोस्तों जब वो सामान डाकघर से आता है तो दोस्तों वो डाक के द्वारा ही आता है। क्योंकि ज़्यादातर सामान जो टीवी पर ऐड देखते हैं दोस्तों वो ज़्यादा दूर दूर के होते हैं, तो इसलिए डाक के द्वारा ही आता है। अब विशेषता, इसकी विशेषता लिखो इसमें विज्ञापन का अधिक महत्व होता है। इसमें विज्ञापन का अधिक महत्व होता है। दोस्तों विज्ञापन का तो अधिक महत्व होगा। विज्ञापन का अधिक महत्व ये होगा कि दोस्तों आप यहाँ से जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और दोस्तों आपका जो विक्रेता यानी जो सामान बेचने वाला है दोस्तों वो बैठा जम्मू कश्मीर के अंदर, तो दोस्तों उसमें कैसे क्या पता चलेगा? दोस्तों उसमें वो विज्ञापन कराएगा, तो विज्ञापन का अधिक महत्व होगा, क्योंकि दोस्तों आपको विज्ञापन के माध्यम से तो पता चलेगा। तो ध्यान रखना, इसमें विज्ञापन का अधिक महत्व होता है, यानी इसमें विज्ञापन का अधिक महत्व होता है। इस पद्धति का क्रय विक्रय डाक द्वारा ही होता है। इस पद्धति का जो क्रय और विक्रय होगा काय के द्वारा होगा? डाक द्वारा ही होता है। यानी दोस्तों इस पद्धति में जो भी हम खरीदेंगे और जो भी हम बेचेंगे, किसके द्वारा खरीदेंगे बेचेंगे? डाकघर के द्वारा ही। क्रय विक्रय डाकघर के द्वारा ही होता है। अब प्रश्न नंबर 5, परिशोध कमीशन क्या है? परिशोध कमीशन क्या है? 2020, 21, 22 3 साल दोस्तों लगातार पूछा गया, उम्मीद है कि 2023 में भी आ जाए। परिशोध कमीशन क्या है? प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना ही नहीं होता, उसके ऊपर प्रत्येक धन वसूल करने का भी उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। इस धन को वसूल के उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना ही नहीं होता है, उसके ऊपर प्रत्येक धन वसूल करने का भी उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। इस धन को वसूल करने के उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना ही नहीं होता। दोस्तों प्रेषण जो पाने वाला है उसका काम केवल बिक्री करना नहीं होता, उसके ऊपर प्रत्येक धन वसूल करने का भी उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। इस धन को वसूल करने का उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। दोस्तों अब इससे समझिए इसे क्या है। वो कह रहा है कि प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना नहीं होता, उसके ऊपर प्रत्येक धन को वसूल करने का भी उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने वसूली भाई तो देखा होगा दोस्तों, जो कर वसूलने वाला, मान लीजिए कि आप किसी पर आपके पैसे हैं दोस्तों, और दोस्तों आप उससे पैसा निकलवाना चाहते हैं। आप कह रहे भैया मेरे इस पे 100 रुपये हैं, अब तो इससे 100 रुपये लेके 90 रुपये मुझे दे दिए, 10 रुपये तो रख लिए। तो दोस्तों ये इसी तरह का है। इस धन को वसूल करने का उत्तरदायित्व के लिए एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। नहीं दोस्तों, अगर कोई उसे पैसा लाखा देगा तो उसे एक कमीशन देगा। मैंने कही ना, अगर 10 रुपये किसी पे 100 रुपये हैं, उसने उससे 100 रुपये लिए, तो 10 रुपये मुझे दे देना, 90 रुपये 10 रुपये तुम रख लेना, 90 रुपये मुझे दे देना। तो इसी जो 10 है ये परिशोध कमीशन है। अब देसी व्यापार विदेशी व्यापार में क्या संबंध है? देसी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या संबंध है? देसी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या संबंध है? देसी व्यापार और विदेशी व्यापार, यह देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के में क्या जाता है? दोस्तों देशी व्यापार होता है यानी देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों में क्या जाता है, यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो देशी व्यापार है वो देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, और विदेशी व्यापार होगा यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला एक व्यापार है।
एक ही मुद्रा प्रणाली का चलन होता है दोस्तों, एक ही मुद्रा प्रणाली का चलन में होती है। यानी मान लीजिए दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जिले से सामान खरीदते हैं तो दोस्तों आप वहाँ रुपये ही देंगे, यानी पैसे ही देंगे। और दोस्तों अगर आप यानी अगर उत्तर प्रदेश से ना होकर आप दोस्त झारखंड, छत्तीसगढ़, जब यहाँ दोस्तों नहीं चलेगी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी चले जाएंगे तो दोस्तों वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी आपको पैसा ही यानी रुपया ही देना पड़ेगा जो हमारे देश की करेंसी है। लेकिन अगर अलग अलग मुद्राएं चलन में होती है, अगर दोस्तों आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको उनके अनुसार ही करेंसी देनी पड़ेगी। दोस्तों मान लीजिए अगर आप अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं तो दोस्तों आपको वहाँ से जो सामान खरीद रहे हैं उसमें आपको डॉलर ही देना पड़ेगा। क्या आपको डॉलर देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता, नहीं सरकार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। दोस्तों अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों आपको किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देश के अंदर व्यापार करते हैं तो सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं, सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। यानी सरकार को, यानी दोस्तों आप सरकार से नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा या कुछ ऐसा दूंगा कि आप हमें व्यापार की इजाज़त देती है। लेकिन दोस्तों दूसरे देश की सरकार से समझौता करना पड़ता है। यानी दोस्तों अगर आप दूसरे देश में अपना सामान बेचना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ की सरकार से आपको समझौता करना पड़ेगा कि पहले वहाँ से आपको जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा कि मैं इस देश में व्यापार कर सकता हूँ, जब भी आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, देशी व्यापार का मतलब देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार होता है। एक ही मुद्रा प्रणाली का चलन में होती है, अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं। सरकार से को किसी प्रकार का समझौता करना नहीं पड़ता, समझौता करना पड़ता है, यानी दूसरे देश की सरकार से समझौता करना पड़ता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन। दोस्तों ऑनलाइन का आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो वो कह रहा है कि ऑनलाइन व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। ऑनलाइन व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों को भी बताइए। 19, 20, 21, 22 में पूछा गया है। ऑनलाइन व्यवसाय जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है अथवा जब इंटरनेट का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने या व्यावसायिक लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तब हम इसे ऑनलाइन व्यवसाय या ई बिजनेस कहते हैं। जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है अथवा जब इंटरनेट का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने या व्यावसायिक लाभदायकता में वृद्धि करने हेतु किया जाता है, तब हम इसे ऑनलाइन व्यवसाय या ई बिजनेस कहते हैं। ये दोस्तों ऑनलाइन जो सामान खरीदा जाता है उसे ई बिजनेस कहते हैं। जब माल इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है तब यह परंपरागत विक्रय के तरीके से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। दोस्तों पहले एक बार यहाँ तक समझिए, वो कह रहा कि ऑनलाइन व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों को बताइए। 2019, 20, 21, 22 में 3-4 साल पूछा गया। दोस्तों ऑनलाइन व्यवसाय जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसे वहीं बेच रहे हो, वो कह रहा है जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है अथवा जब इंटरनेट का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने या व्यावसायिक लाभदायकता में वृद्धि करने के हेतु किया जाता है। यानी दोस्तों अगर आप इंटरनेट का प्रयोग अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए कर रहे हो यानी किया जाता है, तब हम इसे ऑनलाइन व्यवसाय या ई बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, इसे ऑनलाइन व्यवसाय या ई बिजनेस कहते हैं। ई बिजनेस का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, तो ई बिजनेस कहते हैं। जब माल इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है तब यह परंपरागत विक्रय के तरीके से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। यानी दोस्तों अगर आप कोई माल इंटरनेट पर बेच रहे हैं, यानी नेट के सारे जरिए बेच रहे हैं, इंटरनेट के जरिए, तो दोस्तों वो माल अधिक लोगों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, भारत में बहुत ज़्यादा वो आ गई है और दोस्तों बहुत से लोग यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ई बिजनेस का यह कार्य ई कॉमर्स कहलाता है। ई बिजनेस का यह कार्य ई कॉमर्स कहलाता है तथा कभी कभी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो जैसे ई बिजनेस का कार्य ई कॉमर्स कहलाता है, यह कभी कभी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसके गुण इसने व्यवसाय को भूमंडलीकरण कर दिया है। वस्तुओं का क्रय विक्रय सरल बना दिया है। यानी इसने व्यवसाय का भूमंडलीकरण कर दिया है, वस्तु का क्रय विक्रय सरल बना दिया है। दोस्तों आप इंटरनेट की सहायता से कुछ भी सामान बेच सकते हो। इस व्यवसाय ने बैंकिंग व धन को हस्तांतरण की व्यापक सुविधा प्रदान की। यानी इस व्यवसाय ने बैंकिंग व धन को हस्तांतरण की विशेष व्यापक सुविधाएं प्रदान की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल UPI और नई पेमेंट चल गई हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी कॉमर्स को क्लास 10 कॉमर्स को लेकर वीडियो देसी व्यापार की। दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।